आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर आ रही है कि जातीय गणना से जुड़ी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है और कहा है कि जनगणना अधिनियम 1948 के मुताबिक केंद्र सरकार के पास ही जनगणना कराने का अधिकार है, राज्य सरकार के पास जातीय गणना का अधिकार नहीं। और केंद्र ने कहा है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र को ही यह अधिकार कानून के तहत मिला है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करके यह घोषित किया जाता है कि देश में जनगणना कराई जा रही है और उसके आधार पर स्पष्ट किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि एससी, एसटी और ओबीसी के कल्याण के लिए सरकार की ओर से सभी जरूरी और समुचित कदम उठाए जा रहे हैं जो संविधान और कानून के मुताबिक हैं। और सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर। सुशील पांडे, आपने देखा होगा कि इससे पहले आज तो हलफनामा दाखिल कर दिया गया, सबसे पहले इसकी चुनावी पेज को जरा समझते हैं। क्या है इस हलफनामे में, क्या कहा गया है और जो कानूनविद हैं वो क्या कह रहे हैं? जी देखिए, साफ तौर से केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में जो हलफनामा दाखिल किया गया है, उस हलफनामे में सीधे तौर पर केंद्र सरकार ने बिहार में जो जातीय गणना राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसका विरोध किया है। उनकी तरफ से जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है उसमें साफ तौर से बिहार सरकार ने ये बोला है कि चूंकि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ये केंद्र सरकार के पास ही अधिकार है कि वही केंद्र सरकार की जो किसी भी तरीके से आदेश जारी कर सकती है। चूंकि राज्य सरकार के पास ये पर्याप्त अधिकार नहीं है तो निश्चित रूप से ये इसका विरोध है। हालांकि इस पूरे मामले में पिछली सुनवाई के दौरान के जी था, इस पूरे मामले में अपना बिहार में जातीय गणना की जा रही है और बिहार सरकार की तरफ से बोला गया है कि लगभग 95% जो गणना है वो पूरी हो चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार का ये जवाब काफी महत्वपूर्ण हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इन जानकारियों के लिए। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने से इनकार कर दिया तो सियासत तेज हो गई। क्यों संयोजक बनाए जाने के सवाल पर नीतीश पलट गए, इस पर बहस तेज है। क्या लालू प्रसाद के बयान ने नीतीश को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि चर्चा कई संयोजक बनाने जाने की भी हो रही है। फिर तीसरा हो रहा तो उसमें हम लोग 31 को जाएंगे, इसी महीने 31 को जाएंगे और 1 को मीटिंग। लेकिन अभी बाहर कुछ कहना ठीक नहीं है। मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी तो उसी समय हमने तो बताते रहे हैं। नहीं, हमको कुछ नहीं बनना, हमको कुछ नहीं बनना। तो आपको बराबर कह रहे हैं दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं, तो सबको एकजुट करना चाहते हैं। बीजेपी के खिलाफ बने मोर्चे का संयोजक नीतीश नहीं बनना चाहते, ये खुद सोमवार को मीडिया वालों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा। क्या कुछ नीतीश ने कहा, पहले वो सुनो। चर्चा है कि आपको नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं, तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 22 अगस्त को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी कहा था कि विपक्षी गठबंधन में 1 से ज्यादा संयोजक होंगे ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन बन सके। स्टेट वाइज स्टेट कन्वेनर भी ग्रुप बना करके ताकि सहूलियत हो लोगों को। एक्स बना, कोई भी एक्स बना तो वो 4 राज्य उनके लिए में दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर सब सॉर्ट आउट करके देखिए। पर नीतीश कुमार ने तो अपना स्टैंड ही बदल लिया है। नीतीश कुमार के संयोजक नहीं बनने के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। देखिए, अपने समर्थकों से नारा लगवाते हैं देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। इच्छा तो सब कुछ है, लेकिन वो तो उनके सपने को लालू जी ने ही चकनाचूर कर दिया। लालू जी ने तो राहुल गांधी को दूल्हा घोषित कर दिया पिछली बैठक में। अब लालू जी क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार संयोजक बने या प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार बने? क्या माना जाए कि 31 को ना वहाँ बैठक है, वहाँ न तय होगा तो पहले आपको कैसे बता दें कि जो बैठक का बात
पहले आपको कैसे बता देंगे? बैठक होगा वहाँ न तय होगा। जैसे कई संयोजक बनने की बात इसको लेकर तो नहीं, हम नहीं जानते हैं। ये कई है, ये आधा ही हो सकता है आपको जानकारी हो, हमको जानकारी नहीं है। हमको जानकारी होगी 31 तारीख को वहाँ बैठक। नीतीश कुमार यदि इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बनेंगे तो इसके पीछे कुछ बातें हैं जो जाननी जरूरी है। 26 दलों के गठबंधन में कई नेताओं को संयोजक बनाने की चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार ने दूसरे नेताओं को संयोजक बनाने की बात कही है। लालू प्रसाद ने भी एक नहीं कई संयोजक बनाने की बात कही थी। तो फिर क्या ये समझा जाए कि कई संयोजक के चलते नीतीश ने इनकार कर दिया? INDIA गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले ही वहां बैनर लगने शुरू हो गए हैं। बांद्रा और माहिम इलाके में महाविकास अघाड़ी की ओर से बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं जिस पर लिखा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। न्यूज 18 के लिए मुंबई से प्रशांत पांडे, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी जनकुंडली बीजेपी कार्यालय में रखी हुई है। बीजेपी ने इतनी इज्जत दी लेकिन फिर भी वे भाग गए। अब महागठबंधन में उन्हें इज्जत ही नहीं मिल रही। कुंडली भाजपा के कार्यालय में रखा हुआ है ना। कितना हम लोग ये व्यवहार को झेलते 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 तब जाके मुक्ति प्राप्त किए हैं। वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाह रहे थे, है? बने हुए हैं ना, बने, बोले कि हम बीजेपी के साथ, आप ही लोग बनाइए। हम जब हमारे साथ थे तो भी बने, जब उनको थोड़ा लगा कि नहीं हम और स्टेबल होंगे फिर पलटी मारो, फिर पलटी मारे। आजकल रूसे हुए हैं कि कन्वीनर हमको देश का सबसे बड़ा कन्वीनर बना था, और कांग्रेस जो है इनको बीजेपी ने ना कितना इज्जत दे के रखा जिसका कदर इन्होंने नहीं किया। अब उन लोग कुछ बनाया है कि क्षेत्रीय कन्वीनर बनाएंगे, दो कन्वीनर बने, लालू ने बोले थे, लालू जी दो 3 राज्य पे के कन्वीनर बनना है। तब इनको लग रहा है कि अरे हम तो 3 राज्य तो हमारे यहाँ जैसे संगठन में होता है क्षेत्रीय प्रभारी 3 जिला देखता है, उसी टाइप से ही भी हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार भले संयोजक नहीं बनने की बात कह रहे हो, लेकिन पीएम कैंडिडेट और पीएम मटेरियल को लेकर भी सियासत कम नहीं हो रही। कांग्रेस के नेता जहां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की बात कह रहे हैं, वहीं जेडीयू नेता नीतीश कुमार को ही पीएम मटेरियल बता रहे हैं। प्रधानमंत्री में हमने आपको बताया कि इससे मंशा किसकी जाहिर होती है। यहां पर साफ तौर पर नीतीश कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, कोई पद नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन उनके जो लोग हैं, खासकर केसी त्यागी, उनका कहना है कि पूरा का पूरा मटेरियल जो है प्रधानमंत्री वाला वो नीतीश में भरा है। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए भले 26 दलों का INDIA गठबंधन मैदान में उतर चुका हो, पर उससे पहले विपक्षी खेमे में प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर अपने अपने नेता को आगे करने में लोग जुटे हैं। कांग्रेस विधायक अजित शर्मा कहते हैं कि पार्टी नेताओं की इच्छा है कि राहुल गांधी देश के पीएम बने। एकता अखंडता बना रहे, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को तोड़ने का काम करे। मिजोरम, मणिपुर का हाल देख लीजिए क्या हुआ। कांग्रेसी नाते हम चाहेंगे, हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है देश में, प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी जी बने तो सौभाग्य की बात हम लोग के लिए है, कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा है। तो वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सभी योग्यताएं हैं। हमारी पार्टी का मानना है, मेरा खुद का मानना है, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद की सारी योग्यताएं रखते हैं जो होनी चाहिए। उनका केंद्र सरकार में अटल जी के मंत्रिमंडल में 5-6 विभाग संभालने का उनका योग्यता रही, अनुभव रहा है। पिछले 16-17 वर्षों से बिहार को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। विरोधी दलों में अपने अपने नेताओं को पीएम कैंडिडेट बताने पर बीजेपी नेता तंज कस रहे हैं। आरसीपी सिंह कहते हैं कि कितना भी कोई जोर लगा ले, मोदी जी के खिलाफ विरोधियों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, नेता लोग इतने महत्वाकांक्षी हैं कि कहां से एक जगह आएंगे। तो सिर्फ बिहार ही नहीं, जहां जहां भी और दल हैं वहां भी ये लोग आपस में चुनाव लड़ेंगे। इनमें तालमेल हो नहीं सकता। तो जो ये ख्वाब देख रहे हैं ना कि 2024 में हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे इनका तो एक ही ना लक्ष्य है जी। ये सिर्फ कहते हैं क्या कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हटा देना है। और कुछ पॉजिटिव तो बताइए कि भाई आप क्या क्या है आपका रोड मैप प्रदेश को, देश को विकसित करने का। वो तो कुछ नहीं है, सिर्फ हटा देने की बात है। लोकसभा चुनाव आने में चंद महीनों की देरी है,
पर उससे पहले ही प्रधानमंत्री पद को लेकर चर्चा तेजी से चल रही है। वैसे नीतीश कुमार और राहुल गांधी को लेकर नेताओं के बयानों के बीच INDIA गठबंधन के संयोजक और फिर गठबंधन के नेता की बात तो विपक्ष पहले तय कर ली। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ भागलपुर से आशीष रंजन और नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। गुजरातियों को ठग कहने पर दर्ज मानहानि केस में अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को समन जारी किया। समन के बाद तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने 22 सितंबर को पेश होने को कहा है। दो ठग है ना, जो ठग है ठगी को अनुमति जो है आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते और उनके ठग को माफ किया जाए। LIC का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर उन लोग लेके भाग जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा। इसी साल मार्च के महीने में दिया गया तेजस्वी यादव का यही वो बयान है जिस पर 5 महीने बाद अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने समन जारी किया है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मानहानि केस में प्रथम दृष्टया अपराध की बात मानते हुए तेजस्वी को 22 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है। समन के बाद तेजस्वी यादव को कोर्ट में पेश होना होगा और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा हुआ कि जो उसने गुजराती के बारे में ठग शब्द प्रयोग किया था तो उसके बारे में आज ये ऑर्डर पे था तो कोर्ट ने उसके विरुद्ध में वो समझ इश्यू किया है। उसको 22 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोला। अब ये जान लीजिए कि ये पूरा मामला कैसे पटना से अहमदाबाद पहुंच गया। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विधानसभा परिसर में बीजेपी के हंगामे को लेकर मीडिया के सामने बयान दे रहे थे। इसी दौरान मेहुल चौकसी पर बोलते हुए तेजस्वी ने गुजराती ठग शब्द का जिक्र कर दिया। इसके बाद अहमदाबाद के व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता हरीश मेहता तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। मानहानि के आरोपों को साबित करने के लिए हरीश मेहता की तरफ से कोर्ट में बयान की सीडी और 15 गवाह पेश किए गए। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के जज DJ परमार ने मानहानि केस की शिकायत को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन जारी कर दिया। एक्सपर्ट मानते हैं कि कोर्ट की टिप्पणी और कोर्ट के समन के बाद तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऐसे ही मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा हुई थी और कुछ समय के लिए उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गुजरातियों को ठग कहने के मामले में दर्ज मानहानि केस में अहमदाबाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव को समन जारी किया और इसे लेकर तेजस्वी के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर उनके पास क्या रास्ता है, इसे लेकर पटना हाईकोर्ट के वकील शांतनु कुमार क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। तेजस्वी प्रताप यादव जी के अगेंस्ट में जो नोटिस इशू हुआ है उसमें तेजस्वी जी 2 चीज कर सकते हैं। पहला कि वो बिना किसी हिच के वो कोर्ट के सामने अपीयर हों और वो अपनी बात रखें, जो उनके खिलाफ पिटीशन में आरोप लगाए गए हैं उसका जवाब दें और वो कहें कि ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट था और किसी भी तरह से गुजरातियों के अपमान का हमारा कोई इरादा नहीं था, या कानून के हिसाब से जो नोटिस कोर्ट ने इश्यू किया है उसको वो हायर कोर्ट में चैलेंज करें और वो बताएं कि इन परिस्थितियों में कोई ऑफेंस नहीं बनता है और कोर्ट ने ये नोटिस इशू करके गलती की है। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी निषादों को राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण दिलाने के लिए इन दोनों निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा इन दिनों निकाल रही है और इस बीच पार्टी ने एक नया अभियान शुरू किया और इस अभियान को घर घर निषाद आरक्षण संकल्प अभियान का नाम दिया जा रहा है। इसके तहत पार्टी ने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 500 गाड़ियों को रवाना किया। ये गाड़ियां विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगी और निषाद आरक्षण को लेकर फीडबैक लेंगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार। निषादों के लिए आरक्षण की वकालत करने वाली विकासशील इंसान पार्टी अब एक नया अभियान शुरू करने जा रही है और तस्वीरों में देखिए काफी संख्या में यहाँ पर वाहन लगाए गए हैं और इस अभियान को नाम दिया गया है घर घर निषाद आरक्षण संकल्प अभियान। इसके तहत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 500 गाड़ियां हर विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना की जा रही हैं और मुकेश सहनी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। सीधा लिखा हुआ है, किसी का नहीं सुनेंगे, सन ऑफ मला को चुनेंगे। ये जो विकासशील इंसान पार्टी जो VIP पार्टी का है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है हमारी जो सुनेगा हम उसी का सुनेंगे, मतलब जो सन ऑफ मला कहेंगे। अभी फिर से बोल रहे हैं, अभी अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। और कितनी गाड़ियां आज रवाना की? टोटल 500 गाड़ी जो है आज रवाना हम लोग किए हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। मकसद क्या है? मकसद है निषाद आरक्षण।
निषाद आरक्षण जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने 1948 में संविधान में दिया, दिल्ली बंगाल में लागू किया गया, उसके बाद बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया गया। आज यूपी बिहार झारखंड में पूर्वांचल से लेके सारा लोग जो है हमारे नेता निषादों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से हम लोग मांग रहे हैं कि निषाद आरक्षण को लागू करें। देखना होगा, पार्टी लगातार जिस तरीके से निषादों के आरक्षण के लिए अभियान चला रही है, इस तरह के अभियान से उसको क्या फायदा मिलता है। लेकिन इस तरह के अभियान का एकमात्र मकसद यही है कि निषाद जो वोटर्स हैं उनको एकजुट रखा जाए और इससे कहीं न कहीं पार्टी खुद को इस स्तर पर ले आए ताकि उसे राजनीतिक फायदा मिल सके। फायदा कितना होगा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लेकर आज रक्षाबंधन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। पटना सिटी के केशव सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां छात्राओं ने सैनिकों की कलाई पर राखी बांधी और इसके बाद उनकी सुरक्षा का वचन दिया। राज्यपाल ने कहा कि देश के सैनिकों को राखी भेजने की परंपरा काफी अच्छी है। बॉर्डर पर जब सैनिकों को राखी मिलती है तो भाव विभोर हो जाते हैं। अपने देश के कोने में एक रहने वाला एक कोई बच्चा अपना स्मरण कर रहा है त्योहार के दिन, यह भाव ही कितना उदात्त है, कितना उच्चतम है। मुझे लगता है इस विषय को लेकर यह रक्षाबंधन होने की आवश्यकता थी। गोवा में पिछले लगभग 10 वर्षों से हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं और मुझे लगा कि अपने बिहार में भी यह कार्यक्रम हो सकता है। बेंगलुरु से दिल्ली जा रही एक फ्लाइट में रविवार की शाम को चमत्कार हुआ, जब 2 साल की बच्ची की तबीयत बिगड़ी और उसी फ्लाइट में सफर कर रहे 5 डॉक्टर्स ने वहां पर ही बच्ची का इलाज कर दिया। एम्स के डॉक्टरों के इस कमाल की वजह से 2 साल की बच्ची की जान बच पाई। ये कैसे हुआ? दरअसल रविवार शाम को बेंगलुरु से विस्तारा की यूके 814 फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ी और चलती फ्लाइट में इमरजेंसी कॉल की घोषणा की गई कि 2 साल की बच्ची जो कि सियानोटिक बीमारी से पीड़ित थी वो बेहोश है। फ्लाइट में ही बच्ची की हालत बिगड़ गई और उस दौरान उसकी पल्स गायब थी, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। जब इमरजेंसी कॉल ली गई तो फ्लाइट में मौजूद एम्स के डॉक्टर मदद के लिए आगे आए। वहां मौजूद डॉक्टर्स ने बच्ची का सीपीआर शुरू किया और उसके पास जो भी संसाधन थे उनके साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। फ्लाइट में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क की मदद से बच्ची के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की गई। मास्क बच्चे के लिए नहीं था तो डॉक्टरों ने उसे अपने हिसाब से काटकर बच्चे के लिए तैयार किया और इस दौरान फ्लाइट में ही बच्ची को आईवी कैनुला दिया गया और डॉक्टर्स ने इमरजेंसी प्रोसेस को स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट के दौरान ही मुश्किल और बढ़ गई, बच्ची को कार्डियक अरेस्ट भी आया था और ऐसे में डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए एईडी का इस्तेमाल किया। एईडी टूल पॉइंट में मिल गया था और इसकी मदद से बच्ची को फिर से रिवाइव किया गया। करीब 45 मिनट तक डॉक्टरों ने बच्ची का ट्रीटमेंट किया और इस दौरान बच्ची की पल्स वापस आई, शरीर फिर से नॉर्मल होने लगा। डॉक्टरों ने फ्लाइट को दिल्ली के बजाय नजदीकी किसी एयरपोर्ट पर लैंड करने की सलाह दी और इसके बाद फ्लाइट को नागपुर डाइवर्ट किया गया। नागपुर में एम्बुलेंस के साथ एक टीम पहले से तैनात थी और जैसे ही फ्लाइट लैंड की बच्चे को चाइल्ड स्पेशलिस्ट अस्पताल भेजा गया और फिलहाल बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एम्स के डॉक्टरों को इस नेक काम के लिए बधाई दे रहे हैं। देश के बेरोजगार युवाओं के हाथों में सरकारी नौकरी होने के सपने को आज केंद्र सरकार ने एक बार फिर से साकार किया। रोजगार मेले के 8वें संस्करण के दौरान बिहार समेत देश भर के सभी राज्यों से चयनित 51,000 से अधिक युवक और युवतियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उस दौर में आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है जब देश चौमुखी विकास कर रहा है। पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। आज 319 परिवारों में खुशी का दीप जलने वाला है। न केवल 319 बल्कि पूरे देश में 51,000 परिवारों का दीप आज जलने वाला है। देशभक्ति भावना तो बचपन से फुर्सत से होती है, सब में होती है देशभक्ति भावना। अब आगे देश की सेवा करेंगे, इसे कांस्टेबल में